वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, रबर्स के बारे में। जितने तरह के रबर्स हमारे पॉलीमर्स में बनते हैं और जितने रबर आपको बाहर अपने इन्वायरमेंट में देखने को मिलते हैं, उन सब के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। कुछ जो रबर होते हैं वो बेसिकली नेचुरल प्रोसेस से बनाए जाते हैं, जैसे आपके पेड़ होंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कितने बार आपने डिस्कवरी पे जगह जनरल नेशनल ज्योग्राफी पे देखा हुआ, पेड़ों में से एक सफ़ेद कलर की एक फ्लूइड निकलता है। उसको क्या करना जाता है, उसको एक जगह स्टोर करके उससे रबड़ बनाई जाती है। लेकिन इतनी ज़्यादा अमाउंट में पेड़ ना होने की वजह से कुछ जो रबर्स होते हैं वो हमारे लेबोरेटरी के अंदर ही बनते हैं, और कैसे बनते हैं, कैसे उनमें स्टिफनेस आ जाती है, उनके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है, हमारा चैनल शिक्षालय उसको सब्सक्राइब करना है और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना है कि लेटेस्ट अपडेट क्या मिलते आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा पॉलीएमाइड्स। ये पॉलीएमाइड्स बेसिकली होते क्या हैं, जितने भी आपके रबर्स होते हैं वो आपके बेसिकली क्या होते हैं, पॉलीएमाइड्स ही होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंथेटिक रबर के बारे में। नेचुरल रबर के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे, आज इस वीडियो में कवर करेंगे पूरा आपका सिंथेटिक रबर के बारे में। ठीक है, तो सिंथेटिक रबर्स इज द ओनली वल्केनाइज्ड रबर लाइक पॉलीमर। वल्केनाइज्ड रबर क्या होता है, वल्केनाइजेशन बेसिकली प्रोसेस की होती है। ठीक है, उस प्रोसेस में ये होता है कि जो आपकी नेचुरल रबर है उसकी स्टिफनेस बढ़ाने के लिए हम क्या कहते हैं, उसमें एक आपका 6% ऑफ सल्फर उसमें मिला देते हैं, जिससे उसकी स्टिफनेस बढ़ जाती है और उसकी ड्यूरेबिलिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैपेबल ऑफ गेटिंग स्ट्रेच ऑफ ट्वाइस लेंथ। वल्केनाइजेशन होने के बाद जो ये आपके सिंथेटिक रबर होते हैं वो क्या कर सकते हैं, उनकी जो नॉर्मल साइज रहती है उससे दो, देखिए एक अगर रबर है उसकी अगर साइज आपकी 5 सेंटीमीटर है तो वो कम से कम आपके 15 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच हो सकता है, मतलब आप उसको फैला सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी होने की वजह से वो इनकी जो ब्रेकिंग पॉइंट होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। अब हम बात करते हैं एक और पॉइंट के बारे में, होमो पॉलीमर्स ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइइन। जितने भी आपको नेचुरल पॉलीमर्स मिलते हैं या तो वो 1,3-ब्यूटाडाइइन के मिलेंगे, नहीं तो वो आपको मिलेंगे को-पॉलीमर्स ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइइन और इट्स डेरिवेटिव्स। तो आपको दो ही तरह के रबर आपको बेसिकली मिलेंगे। सबसे ज़्यादा आपको कोई चीज़ याद करने वाली है तो वो है आपकी 1,3-ब्यूटाडाइइन। अगर 1,3-ब्यूटाडाइइन को ही फर्दर क्या करें, उसमें एक्सटेंशन करते जाएं, उसको बहुत बढ़ाते जाएं, तो वो भी एक रबर बन जाएगा। और कितनी बार ये होता है कि वो और उसके साथ कोई और जो कंपाउंड उसको मिला के एक रबर बनाया जाए तो वो बेसिकली क्या होगा, कोपोलिमराइजेशन होगा ऑफ 2 आपके रबर के कंपाउंड्स का। अब हम बात करते हैं जो पहली सिंथेटिक रबर है वो आपकी नियोप्रीन है। नियोप्रीन को बेसिकली हम क्या कहते हैं, पॉलीक्लोरोप्रीन। ठीक है, पॉलीक्लोरोप्रीन में क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना है, इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको ट्रिक बताता हूँ। आपको 1,3-ब्यूटाडाइइन बना देना है और जो आपका सेकंड कार्बन है उसको बस आपको क्लोरीन लगा देना है और जबकि वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देना है। ठीक है, और आप बस 1,3-ब्यूटाडाइइन आपको याद है तो उसमें बस एक क्लोरीन लगाना है और बाद में आपका नियो पॉलीप्रीन बन गया आपका। अब इसमें क्या होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा। अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहाँ होगा, तो बेसिकली ये सारी जो प्रोसेसेस होती हैं वो एडिशन पॉलीमराइजेशन होती हैं। मतलब यहाँ पे कोई भी आपको बाई प्रोडक्ट नहीं मिलता। क्यों बाई प्रोडक्ट नहीं मिलता, कि यहाँ पे जो आपके डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं वही आपस में ब्रेक होते हैं और वही आपस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से क्या होती है, लंबी स्ट्रेच चेन आपकी पॉलीमर बनती जाती है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि ये जो बॉन्ड है और ये बॉन्ड होते हैं आपस में ब्रेक होते हैं और इसको वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से गायब होता है और यहाँ पे आपके 3 बॉन्ड बन जाते हैं। और ऐसी जो प्रोसेस है वो बहुत आगे चली जाती है और आपको देखने को क्या मिलता है, एक नियोप्रीन, जो कि एक आपका रबर का सिंथेटिक रबर का पॉलीमर है। अब इसका बात आती है कि भाई साहब इसके यूज़ क्या होते हैं। हमने पॉलीमर तो पढ़ लिया, पॉलीमर कैसे बनता है ये पढ़ लिया, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैसे होता है, कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहती है तो पढ़ लिया, लेकिन इन सब का यूज़ क्या है। इनका यूज़ क्या है आपके कन्वेयर बेल्ट्स में। कन्वेयर बेल्ट्स आपको कहाँ देखने को मिलती हैं, अगर आप कभी भी आटे को पिसाने गए होंगे, आटा पिसाने गए होंगे या कभी आपके घर में जनरेटर या टुल्लू चल रहा हुआ, तो उसमें जो बेल्ट जो होती है वो एक जनरेटर को दूसरे जनरेटर से जो जोड़ती है वो आपकी क्या होती है, कन्वेयर बेल्ट्स होती हैं। ठीक है, दूसरी बात होती है आपके गैस्केट की। तो गैस्केट बेसिकली एक तरह के क्या होते हैं, कंटेनर्स होते हैं। और होसेस कहाँ मिल जाते हैं आपको, तो आपके ब्रेक्स में। ब्रेक्स में जितने भी आपके जो रबर के जो आपको काले तरह के दिखते हैं वो आपके होसेस ही होते हैं, जो आपकी ब्रेकिंग कैपेसिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। अब हम बात करते हैं एक और जो आपका रबर है वो है ब्यूना एन। अब ब्यूना एन इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि देखिए ब्यूना जो रिप्रेजेंट करता है वो आपके 1,3-ब्यूटाडाइइन को रिप्रेजेंट करता है और एन जो है वो यहाँ रिप्रेजेंट करता है एक्रिलोनाइट्रिल को। एक्रिलोनाइट्रिल में कुछ नहीं बनाना, आपको CH2 बनाना है, डबल बॉन्ड देने CH और CH के ऊपर क्या होना चाहिए, CN होना चाहिए। बस आपका एक्रिलोनाइट्रिल बन गया और आपको 1,3-ब्यूटाडाइइन आपने ऊपर तो पढ़ ही लिया है। तो आपको क्या करना है, बस उसमें खुद मॉडिफिकेशंस करनी है। क्योंकि देखिए आपको कोई भी अगर आपको बूना एस अगर पढ़ने जाते हो आप, तो बूना एस में भी आपको 1,3-ब्यूटाडाइइन और वहाँ पे स्टाइरिन का यूज़ होता है। तो आपको सारी चीज़ें क्या करनी है, ब्यूटाडाइइन से ही आपको जोड़नी है। अगर ये कंपाउंड आपको याद है तो आप बोर्ड में तो कुछ भी लिख दोगे तो आपको नंबर मिल ही जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं लिखना है।
और कोशिश करना कि ये जो डबल बॉन्ड्स हैं वो और जिसकी जो वैलेंसी हो सारी सेटिस्फाई हो। एक्रियल नाइट्रेट बनाए लोगे। अब बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसमें आप देखने आओगे कि ब्यूटाडाइन एक अलग है और ये जो है दोनों मोनोमरिक यूनिट्स क्या है आपस में अलग अलग है। तो यहाँ बेसिकली क्या होता है कोपोलिमराइजेशन होता है। लेकिन किस तरह कोपोलिमराइजेशन होता है तो वो कोपोलिमराइजेशन होता है आपका एडिशन पोलिमराइजेशन। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड्स होते हैं वही आपस में ब्रेक होते हैं, वही आपस में बनते हैं और आपका जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जो कि कहलाता है आपका ब्यूना एस। अब बात आती है कि यहाँ पे सर हम ब्यूना एस के ऊपर क्यों जाए, हम सिंथेटिक रबर जो है उसको यूज़ में क्यों ना लाएं। क्योंकि बेटा सिंथेटिक रबर में और इसमें ये चीज़ें कुछ होती हैं वो डिफरेंस होती हैं। उसकी जो स्टिफनेस होती है वो काफ़ी कम होती है और वहाँ पे उसको मैकेनिकल और जो आपके जो केमिकल अटैक से बहुत जल्दी हम क्या कर सकते हैं वो जैसे डिग्रेड हो सकता है। ठीक है, तो उसको डिग्रेडेशन से बचाने के लिए उसमें कुछ और प्रॉपर्टीज़ को डालने के लिए हम ये जो सिंथेटिक रबर है उनको लेबोरेटरी में फॉर्म करते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सिंथेटिक रबर के सारे टॉपिक्स और जितने टाइप्स हैं वो सारे को समझ में आ गए हों। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, मैं उसका आंसर अगले वीडियो में जरूर दूंगा। धन्यवाद।